नमस्कार साथी। आज का हमारा सुरक्षा की दृष्टि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ शब्द क्लियर करवाई दे रहा हूं। सीए, एनआरसी और एनपीआर। ठीक है, इन शब्दों को आपने 2019 में देखा होगा कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था भारत सरकार द्वारा लाया गया तो इसमें आप लोगों ने कई विरोध प्रदर्शन देखे होंगे, कई शांतिपूर्ण आंदोलन हुए और इसमें कई निजी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। ये बहुत चर्चाओं में रहा था। तो इसमें 2020 या 19 को पूछ लिए गए थे प्रश्न। लेकिन अब हमारा जो मुद्दा अभी वर्तमान में चर्चाओं में चल रहा है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शांति की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील है। और आप लोगों यदि धर्मगुरु या धर्म शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए। एक तो पहली बात तो 4 शब्द हैं जो छोटे छोटे शब्द, आप लोगों को उनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वो शब्द समझ लेना है। पहले तो मैं आप लोगों को अप्रवासी, ठीक है, ये पहला शब्द है कि अप्रवासी क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दूसरा है अवैध प्रवासी। ठीक है, दूसरा शब्द है अवैध प्रवासी। ठीक है, तीसरा शब्द है शरणार्थी। चौथा शब्द है घुसपैठिया। आप लोग अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में जो शब्द सुन रहे हो वो घुसपैठिया शब्द ज्यादा चर्चा में सुन रहे होंगे। और आप लोगों को मुझे लगता है कि ये अप्रवासी शब्द का इतना नहीं अंतर पता होगा जो अवैध प्रवासी और शरणार्थी में। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है इतिहास के आखिर ये क्या है, और सारे लोग अलग अलग होते हैं और क्यों हमारे भारत में सबसे ज्यादा समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है वो आखिर कौन से प्रवासियों से भारत जूझ रहा है जिसकी वजह से इतनी राजनीतिक तौर पे तो ठीक है, सामाजिक तौर पे इतना हंगामा। अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा हुआ कि दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन तीनों जगह पर, यूपी पे भी को जो ये अवैध जो अस्थायी नागरिक होते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए कई राज्यों में अस्थायी ठहरने की व्यवस्था बनाते हैं। तो ऐसी कई जगह आपने देखा होगा कि हिंदू वाहिनी या बजरंग दल ऐसे कुछ संगठनों ने इन लोगों पर कहीं कहीं तो आप लोगों ने देखा हुआ कि हिंसा भी की गई और इन लोगों से कागज पूछे गए या इनका जो रहने का स्थान था वो उजाड़ के इन लोगों को वहां से भागने पर मजबूर किया गया। मैंने एक सोशल मीडिया पे ज्यादा चर्चा देखी थी कि कुछ बांग्लादेश के जो नागरिक थे जो राजस्थान में वहां पे या दिल्ली में रुके हुए थे, तो उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। हम लोगों को देखना क्या है, हम लोगों के लिए जरूरी क्या है, ये तो हो गई एक मैं अभी वर्तमान की या समकालीन घटना है। यहाँ अभी दिल्ली में कुछ बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को ढूंढा जा रहा है, वो 8-10 लोगों को चिन्हित कर लिया गया और यही सब सारी चीजें महाराष्ट्र और यूपी में भी चल रही हैं। लेकिन हम लोगों को समझना है कि आखिर जो हम लोग अवैध प्रवासी ढूंढ लेंगे तो ढूंढ के करेंगे क्या। सबसे पहला मुद्दा तो ये है, आखिर क्या भारत सरकार के पास ऐसी कोई कानून है या ऐसी कोई शक्ति है जिससे इन नागरिकों को, अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया जा सके देश से। ये आप लोगों को ये मुद्दा बहुत अच्छी तरह समझना है, एक शब्द को, पूरे कानूनों को, क्योंकि इस पे आप लोगों की सबसे ज्यादा फंसने की संभावना बनेगी। इसलिए आप लोग एक एक शब्द समझ लेंगे और मुझे लगता है कि यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो जितने भी बच्चे हैं कम से कम बच्चों पर ऐसा क्लियर जवाब बनेगा, क्योंकि इन शब्दों में कंफ्यूजन जब मैं पढ़ाई कर रहा था इनके तो मुझे भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि आखिर ये क्या है। तो अप्रवासी शब्द ये है कि कोई भी नागरिक, चाहे वो देश में अप्रवास कर रहा हो चाहे विदेश का किसी देश में। ये जैसे मैं आप लोगों को एक साधारण उदाहरण दे दूं कि जे अभी आप लोगों ने आमतौर पर देखा हुआ कि यूपी और बिहार के मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब लोग कंपनियों में या कोई मजदूरी करने बाहर जाते हैं, तो ये हो गए हमारे अप्रवासी। मान लो कि कोई भी देश, कोई विदेश का भी हमारे देश, जैसे हमारे देश से कनाडा में, आप लोगों को मैंने एक उदाहरण दिया था कनाडा संबंध में कि सबसे ज्यादा भारत देश के 14-14.5 लाख वर्तमान में इस वर्ष जो विदेश पढ़ने छात्रों की संख्या गए हैं, तो उसमें से 4.5 लाख सबसे ज्यादा बच्चे कनाडा पढ़ने गए हैं।
तो ये मान लेते हैं हम लोग के पढ़ने वाले या वहाँ पे कोई जीविका या अच्छा जीवन बिताने के लिए वहाँ पे कुछ समय के लिए वीजा लेके जाते हैं रोजगार की ढूंढने के लिए, तो इनको बोल देते हैं हम अप्रवासी। एक सीमित समय होता है, उनको गाइडलाइन के जैसे हमने परमिशन मांगी कि मैं यहाँ पे 5 साल काम करने वाला हूँ या 1 साल, तो वहाँ पे सरकार द्वारा या अनुमति दी जाती है नहीं दी जाती है वो एक अलग मुद्दा है। हम लोग यदि परमिशन मांग के सीमित समय के लिए अपनी आजीविका रोजगार के लिए कहीं जाते हैं तो ये हो गए देश का देश में अप्रवास हो सकता है, देश का विदेश में अप्रवास। अब ये हो गए अवैध प्रवासी। किसी भी देश में जाने के लिए ना तो हम लोग ने कोई परमिशन ली ना कोई कानून नियम का पालन किया, और जैसे हमसे हो सका वो हम लोग अवैध प्रवास करते हैं। अब देखो समझना, अभी आप लोगों ने सीमा हैदर का वर्तमान में मामला देखा होगा, जो पाकिस्तान से एक महिला हमारे भारत में आई हुई थी और बहुत चर्चाओं में रहा। इसमें आप लोगों को किस मुद्दे पे, शायद पिछली बार एक बच्चे से इंटरव्यू इस नजरिए से पूछ लिया गया था और उसने बड़ी खुशहाली से कि एक हिंदू से शादी कर ली एक मुस्लिम ने, तो वो बड़ा खुश से या गर्वान्वित महसूस करते हुए उसने जवाब दे दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ अवैध प्रवास जो है वो पाकिस्तान से यूएई आती है, यूएई से नेपाल आती है, नेपाल से एक बस में बैठ के और बिना कोई ऐसी सुरक्षा बलों के द्वारा बिना चेकिंग किए हुए वो भारत प्रवेश कर जाती है। वो तो समस्या जब पैदा होती है कि पाकिस्तान से एक महिला यहाँ आती है और धीरे धीरे बात जब लीक हुई तो बहुत मीडिया इतना मतलब उच्च स्तर पर मामला उठा। लेकिन हम लोगों का नजरिया इसमें क्या है कि जो हमारे भारत देश के सीमा पर जो चूक हुई है उस नजरिए से हम लोगों को देखना है, ना कि भावनाओं में बह के। तो अवैध प्रवास ये हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग सीमा हैदर को अवैध प्रवासी मान लेंगे, ठीक है। शरणार्थी, यदि हमारे कोई भी पड़ोस के देश में या किसी भी देश में वहां पे सरकार की सुरक्षा की जो सीमा होती है वो खत्म हो जाए और नागरिकों को लगे कि अब हमारी सरकार द्वारा सुरक्षा नहीं की जा सकती, तो वो अपना एक अच्छा जो सुव्यवस्थित और रक्षा वाला एक स्थान ढूंढ के वहां पे शरण ले, ठीक है। लेकिन वो अनुमति से हो शरण, कि हम लोग आपके यहाँ शरण लेना चाहते हैं अपने जीवन या रोजगार संबंधी, तो ये हो जाते हैं हमारे शरणार्थी। जैसे अभी आप लोगों को बताऊं कि 1971 में जब युद्ध हुआ पूर्वी पाकिस्तान और भारत, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को जब आजाद करवाया भारत ने, तो उस समय 1971 में सब लोगों को बोल दिया गया कि 1971 के पहले जितने भी आए नागरिक पूर्वी पाकिस्तान से वो शरणार्थी थे हमारे यहाँ, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म अत्याचार और सरकार के द्वारा उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही थी, तो वो मजबूरी में अपना देश छोड़कर हमारे यहाँ पे आए, तो ये मान लिए गए शरणार्थी, ठीक है। अभी जो सीए एक्ट मैंने आप लोगों को बताया है, इस सीए एक्ट में भी 2014 के पहले जो मुस्लिमों को छोड़कर और बाकी धर्म, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये जो 19 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसमें क्या हुआ कि ये 3 देशों के मुस्लिमों को छोड़कर, क्योंकि जो भारत सरकार का तर्क था, अब मैं इसके विरोध में तर्क बताऊंगा जो आप लोगों को यदि आप लोगों से पूछा जाए तो प्रस्तुत कर सकते हैं और कर ही देना। इसमें उनके भारत सरकार का कहना है कि मुस्लिम जो इस्लाम धर्म मानने वाले इस देशों में बहुसंख्यक है, तो इन लोगों पे अत्याचार नहीं हो सकता, और बाकी जो भी वहाँ के अल्पसंख्यक धर्म वाले हैं उनको सबको 2014 के पहले आने वाले सभी लोगों को यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। मतलब नागरिकता दी जाने का उनको इतना ना कोई कागज पेश करने की ये सारी चीज, उनको अपना केवल एक ये दिखाना पड़ेगा कि हम इस धर्म से थे, ठीक है। तो उनको बड़े सरल तरीके से यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है। ये 2019 के अमेंडमेंट एक्ट में प्रावधान था। इस्लाम धर्म को छोड़कर ये 3 देश आप लोगों को याद, मुझे तो लगता है कि जो भी देने जा रहे हैं उनको पता होगा। अब हो गए घुसपैठिया, एक शब्द समझ लेना, वहां पे आप लोग किसी भी शब्द पे यदि उनसे पूछ लिया जाए, चारों शब्द में वो कोई भी शब्द आपसे पूछ सकते हैं, आप लोग बिल्कुल फंसना नहीं है, एक शब्द को याद रखना है कि अवैध प्रवासी क्या होते हैं, शरणार्थी। अब हो गए घुसपैठिया। घुसपैठिया होते हैं कि जब कोई एक सुनियोजित तौर पर किसी नागरिकों, किसी भी देश के नागरिकों को किसी देश में प्रवेश करवा जाए और ये पूरी एक सुनियोजित घटना हो,
ठीक है। और ये करने वाला भी जानता हो कि मैं अवैध तरीके से जा रहा हूँ, और इसमें एक मतलब पूरी योजना के द्वारा, किसी कमेटी द्वारा या कोई भी मतलब 4-6 लोगों की एक पूरी कमेटी हो और वो आप लोगों को ये सब कार्य करवाती हो, इसके बदले में कुछ आप लोगों से पैसा वसूलती हो, या जो भी आप लोगों से पैसे या कोई और भी कुछ चीज आप लोगों से ले सकती हो, तो ये होगा घुसपैठिया। घुसपैठ करवाई जाती है, वो करी जाती है, ठीक है। अवैध प्रवासी केवल एक तरफ से उसको पता है कि मेरे पास वैध या मेरे पास कोई दूसरे देश की सरकार की वो नहीं, वो अच्छे जीवन जीने के चक्कर में ऐसा अवैध प्रवास कर जाते हैं लोग। शरणार्थी वालों की मजबूरी होती है, अप्रवासी कुछ समय के लिए अच्छे जीवन की या कुछ रोजगार के लिए ये अप्रवास करते लोग। तो एक एक शब्द आप लोगों को बिल्कुल क्लियर, घुसपैठिया ये शब्द शायद आप लोगों से ज्यादा पूछा जा सकता है। अभी आप लोगों को देखना है कि घुसपैठ या अवैध प्रवास हुआ कहाँ से है। तो हमारे सबसे ज्यादा अभी वर्तमान कुछ सामाजिक लोगों का या राजनीतिक लोगों का ऐसा आरोप है कि हमारे यहाँ घुसपैठिया ज्यादा है, कि मतलब एक सुनियोजित तौर पर हमारे यहाँ पे दूसरे देश के लोगों की घुसपैठ कराई जाती है, उसमें कुछ हमारे देश के लोगों का और दूसरे देश के लोगों का भी हाथ है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो चुनौतीपूर्ण है कि कहाँ से घुसपैठ होती है, वो देखो, मैं 1971 के पहले आप लोगों को यदि जानकारी हो, जो सरकार ने शरणार्थी माना था वो केवल पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को, मतलब जो भी बांग्लादेश से आए लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, उनको शरणार्थी माना था, ना कि अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान को। ये एक पॉइंट है, तो इसको आप लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ लेना। अब भारत में सबसे ज्यादा कहाँ से घुसपैठ होती है, ये हम लोगों को देखना है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, यहाँ से होती है, बांग्लादेश से भी होती है, ठीक है, नेपाल से भी होती है, और कुछ आप लोग सीमा तक मान सकते हैं कि म्यांमार एक अलग से देखेंगे, क्योंकि म्यांमार सीमा से भी कई बार भारत देश में घुसपैठ देखी जाती है। तो आप लोगों को इस पर सबको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से कैसी घुसपैठ हमारे यहाँ पे होती है। और इन पे अब मैं थोड़ा रोहिंग्याओं को समझा दूं कि एक राखीन या रखाइन नाम चलता है, ये म्यांमार के पश्चिमी में एक राज्य है जहां मुस्लिम रोहिंग्याओं को यहाँ पे रहते हैं बड़ी संख्या में। ये 1982 के बाद, इसके पहले म्यांमार सरकार या म्यांमार देश में इन लोगों को सारे कुछ अधिकार थे, लेकिन 1982 के बाद म्यांमार सरकार द्वारा इन सारे रोहिंग्या मुस्लिमों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो ये हम लोगों को याद रखना है। बाकी बांग्लादेश से कई आप लोग अल्पसंख्यकों के ऊपर देखते हैं कि अत्याचार होते हैं, तो लगातार हमारे यहाँ पे घुसपैठ देखने को या अवैध प्रवास देखने को मिलता है। नेपाल से कई और देशों, नेपाल होते हुए हमारे यहाँ पे आप लोगों ने सीमा हैदर का देखा होगा मामला, ये यहीं से हुआ था। एक और मामला हुआ था जो पाकिस्तान की एक 16 वर्ष की लड़की यहाँ पे भारत में प्रवेश कर गई थी और बेंगलुरु में लगभग 3-4 महीने वहां पे रही थी। जैसे ही ये भारत सरकार की नजर में मामला आया तो उस लड़की का प्रत्यर्पण कर दिया गया। एक उत्तर प्रदेश का कोई लड़का था जिसके वो लूडो खेलते खेलते प्यार में पड़ी, ये सारी चीजें हुई। तो ये हम लोग नेपाल से देखा होगा। म्यांमार से तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत देश में जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में कोई अशांति होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है और या कोई हिंसा होती है तो दौड़ के म्यांमार पहुंच जाते हैं लोग, यहाँ के उपद्रवी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के वहाँ होते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इन लोगों को आप लोगों को समझ लेना है। अब आप लोग समझेंगे कि निर्वासन की शक्ति भारत देश को कहाँ से आती है, ये आप लोग गिनवाएंगे। 1946 का विदेशी अधिनियम है जो हमारे भारत के कानूनों में है, जिसमें लोगों को या भारत सरकार को जो अवैध प्रवासी है उनको निर्वासन करने की शक्ति है, विदेशी अधिनियम, ठीक है। अब यहां से हम लोग पूरे नियम कानून देख लेंगे कि कहाँ क्या है। एक है 1951 का नेशनल
रजिस्टर ऑफ एनआरसी सिटीजनशिप, ठीक है। 1955 का है ये नागरिकता अधिनियम। ठीक है। 1971 में मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या हुआ था कि सारे भारत देश के नागरिक माने जाएंगे। 1985 में 1985 में एक ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच समझौता कि यहाँ पे एनआरसी या नेशनल रजिस्टर ऑफ नागरिकता रजिस्टर के तहत जनसंख्या या गिनती करवाई जाएगी नागरिकों को। ये समझौता हुआ था 2003 और 2004 यहाँ शुरुआत हुई है, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जनसंख्या या नागरिकों की जांच की गई थी। तो आप लोगों को ये याद रखना, इसी में 2019 में अमेंडमेंट हुआ था सीएए में। ठीक है, 3 शब्दों में कंफ्यूजन होना नहीं है, एनआरसी, सीएए और एनपीआर। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। ये जितने भी भारत देश में नागरिकों का है ये उनका सभी का रजिस्टर है। और ये एनआरसी जो भी स्वतंत्र भारत के बाद जितने भी नागरिक यहाँ के मूल नागरिक थे ये उनका रजिस्टर है स्वतंत्र भारत के बाद। तो ये याद रखना आप लोगों को सारे नियम कानून। अब 2000 अभी वर्तमान में मैं आप लोगों को मुद्दा क्यों चर्चाओं में रहा है और कैसे क्या सकती है या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को अवैध प्रवासी या घुसपैठिए इन लोगों पर रोक लगनी चाहिए और भारत में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं मैं ये आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझाई दे रहा हूँ। आप लोगों से यही अपेक्षा की जाएगी कि आप लोग क्या इस नए मुद्दे को देखते हैं। कोई राजनीतिक नजरिया तो नहीं है आप लोगों का, तो आप लोगों को क्या तर्क प्रस्तुत करने हैं कि आखिर क्यों इस पर रोक लगनी चाहिए। तो पहला तो आप लोग यही बता देंगे कि जनसांख्यिकी बदलाव ज्यादा भारत देश में देखा जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस। ठीक है। दूसरा, संसाधनों पर आप लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको 2 नंबर देते हैं, इसको 3। पहला नंबर देते हैं हम लोग सुरक्षा को। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे रोक लगनी चाहिए क्योंकि हम लोग सैनिकों का इंटरव्यू तैयार करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को केंद्र में सुरक्षा, शांति, ये सबसे बड़ी जवाबदेही होती है सैनिकों की, तो इस पे ज्यादा गौर करना है। चौथा हमारा हो जाएगा कि जो अवैध व्यापार होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई हथियारों की स्मगलिंग होती है। ठीक है, और मानव व्यापार भी होते हैं और कई ऐसे नशीले पदार्थ हैं, इनका भी सबसे ज्यादा अवैध व्यापार हमारे पूर्वोत्तर भारत, इन सारे देशों की लगी हुई सीमा में होते हैं। तो आप 4-5 पॉइंट याद रखेंगे कि आखिर क्यों रोक लगनी चाहिए और इन मुद्दों की दृष्टि को देखते हुए हमारे यहाँ पे रोक लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी भारत की जनसंख्या है, एक तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी 2021 में जनसंख्या होनी थी लेकिन नहीं हुई, और फिर भी आकलन विदेश की एजेंसियों द्वारा किया गया कि लगभग 1 अरब 40 करोड़ के पार हो चुकी है भारत देश की। तो अब सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने का सौभाग्य तो हमारा हो ही गया है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे यहाँ जो भूमि है वो 2.4 है पूरे विश्व की, तो इसको देखते हुए और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तब हम लोग 20-22% करने लगे हैं विश्व की, तो इन सारी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। बाकी हमारी प्राचीन या पुरातन परंपरा रही है शरणार्थियों को, यदि कोई देश के नागरिक या अत्याचार या शरणार्थियों के तौर पर हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र से कुछ करार किए गए हैं जिसमें हमारा एक दायित्व है कि इनकी सुरक्षा, इनकी रक्षा करना। क्योंकि शरणार्थियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 और 15 इसकी पुष्टि कर दी गई है कि लोगों को भी ये प्रदान है, क्योंकि ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो भी हमारे यहाँ पे शरणार्थी है और समानता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कर दिया गया कि ये भी उन लोगों को प्रदान है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को अपनी सीमा सुरक्षा की निगरानी
अभी वर्तमान में यदि बाढ़ें नहीं लगी हुई हैं तो सबसे ज़्यादा निगरानी पे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग वर्तमान समय में आप लोगों को उत्तर क्या प्रस्तुत करना है, देखते हुए हमारे पड़ोसी देशों में जो भी राजनीतिक संकट या उथल पुथल मची हुई है, इसकी सुरक्षा को देखते हुए भारत को ज्यादा सतर्क रह के इन सारे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी अब हम लोग कैसे अवैध प्रवासियों को उनकी पहचान करेंगे, डिटेंशन सेंटर में रखेंगे या निर्वासन करेंगे, ये मैं आप लोगों को एक पर्सनली तौर पर तर्क बता रहा था कि जो निर्वासन की प्रक्रिया वो बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोगों ने ढूंढ लिए जैसे 3 करोड़ लोग हैं जो हमारे यहाँ अवैध प्रवास में आ गए हैं। अब कौन सा देश इतनी बड़ी जनसंख्या को, उनकी पूरी जनसंख्या हम लोगों आधी जनसंख्या उनकी हमारे भारत देश में घुसपैठ कर चुकी है। तो वो सबसे बड़ी समस्या है उनकी पहचान की। वो बोलेंगे कि लोग हमारा मान लो बांग्लादेश से आए या वो म्यांमार से आए, क्या कहीं से भी आ सकते, बोलेंगे नहीं हम भारत के हैं। अब आप कैसे प्रूफ करते हैं कि ये आपके देश के हैं? तो ये सारी राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लोग एक और जोड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। आपने जब हमारे यहाँ पे शेख हसीना जी पड़ोसी देश में बांग्लादेश में सरकार थी, तो ऐसे कुछ मुद्दों पर जब मंत्रियों द्वारा या कोई राजनीतिक दलों द्वारा कमेंट किया गया तो इन सारी चीजों में थोड़ा संबंधों में खटास आई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव अवैध प्रवासियों अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर पड़ता है। तो ये आपको 5 पॉइंट रख लेने हैं यार, और ये बहुत अच्छे प्रस्तुत करना है। अब रोक किन पर लगना चाहिए वो आप लोगों को बता देनी है, ठीक है। जो हमारे यहाँ अवैध प्रवासी है और घुसपैठी है, इन पर रोक लगना अभी वर्तमान समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास के पड़ोस में सारे आरोप लगाए जाते हैं कि विदेशों सरकार के हस्तक्षेप से वहां पर राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत देश को सतर्क रहना है और इन सारी चीजों को आप लोगों को गिनवा देना है। अब हमारे यहाँ पे जो जिनको नागरिकता दी जाएगी वो मैंने आप लोगों को तीनों देश बता दिए, और किन किन को छोड़कर। अब एक विपक्ष में जो सीए का विरोध चल रहा था कि कई लोग ये भ्रम फैला दिए थे कि इसमें नागरिकता छीनी जाएगी, तो आप लोगों को पता है कि नागरिकता देने वाला कानून था, ना कि नागरिकता छीनने वाला। हालांकि पहचान जरूर इसमें होनी थी कि जो भी नागरिकता दे के अब फिर जो हमारे 1971 के बाद यहाँ पे इन धर्मों के छोड़ने के अलावा छोड़ के जो भी धर्म वाले यहाँ पे नागरिक हैं उनकी पहचान की जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई निर्वासन की प्रक्रिया भविष्य को देखते हुए, क्योंकि अभी 5-10 साल पहले भी ऐसा हुआ था, दिल्ली में ऐसे बांग्लादेशी अवैध नागरिक यहाँ पे पाए गए थे। लेकिन बाद में ये सारे जो भी हमारी कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्योंकि भविष्य की कोई ऐसी योजना भारत सरकार के पास या कोई भी सरकार नहीं निकाल सकती। ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में आप लोगों को याद होगा कि यूएसए चुनाव में जो अभी ट्रंप साहब हमारे जीते हैं चुनाव, तो इसमें उनने भी ये यूज किया था कि जो भी हमारे इलीगल सिटीजन एंट्री किए हमारे देश में, तो उन लोगों को यहाँ से निर्वासित किया जाएगा। तो इस मुद्दे से कई लोगों का मानना है कि इसमें उनको बढ़त हासिल हुई और राष्ट्रपति चुने गए। तो काफी इसलिए याद रखना है कि देखो अमेरिका में भी चर्चा में और भारत देश में तो ठीक है चर्चा में है ये कितने प्रदर्शन विदेश प्रदर्शन, लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या रुकनी चाहिए। जितनी सुरक्षा हमारी बांग्लादेश की सीमा पे बढ़ानी चाहिए उतनी ही अब नेपाल पे भी रखना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे हमारे यहाँ आतंकवादी जो हमले देखे जाए सुरक्षा की दृष्टि से भारत देश में, तो ये ऐसे ही जो हमारी सुवेद सीमा है यहाँ से घुसपैठ करके कराए जाते हैं। तो आप लोगों को जितना जोर म्यांमार और बांग्लादेश पे देना है उतना ही आपको नेपाल की सीमा पे देना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख ही चुके हैं कि कैसे एक औरत और 4 बच्चों के साथ भारत देश में प्रवेश कर जाए, तो ये बहुत सुरक्षा में चूक है भारत देश की। तो इसीलिए हम लोगों को इन सारे मुद्दे पे करवा देनी है। बाकी कोई आपको ज्यादा कोई एंगल और ढूंढना नहीं है, और यदि आप इन तर्कों पे ज्यादा पेश कर सके तो आपको उत्तर बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक।